नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था यथार्थ अवकल समीकरण में सामान्य होने वाले समीकरण, यानी यथार्थ अवकल समीकरण हम लोग पढ़ चुके थे और कुछ ऐसे समीकरण पढ़ रहे थे जो यथार्थ अवकल समीकरणों में कन्वर्ट होते हैं, सामान्य होते हैं। प्रश्नावली के कुछ सवाल हम कर चुके थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ और सवालों को सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। तो हम लोग ले रहे हैं प्रश्नावली के कुछ और सवाल। इसे प्रश्नावली का ले रहा हूँ मैं 6 नंबर का सवाल। 5th सवाल हम कर चुके थे। 6 नंबर का सवाल है हमारे पास y 2xy प्लस e to the power x dx minus e to the power x dy is equal to 0 हमें दिया हुआ है। तो ये सवाल हमें दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं समाकलन गुणक क्या बनता है इस समीकरण में और इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनका आपस में, तो बनेगा 2xy² dx प्लस e to the power x dx minus e to the power x dy is equal to 0। तो देखिए यहाँ पर एक टर्म्स बन गया हमारे पास 2xy² dx, हमने अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया है और dx टर्म्स दोनों के साथ में लिख दिया e to the power x dy is equal to 0। तो समीकरण तो सॉल्व किया है हमने, कैलकुलेशन किया है। अब हम देखते हैं बुक से कि समाकलन गुणक इसमें कौन सा बन रहा है, ठीक है, और उसका समाकलन गुणक क्या होगा, किस फॉर्म को ये ग्रहण कर रहा है। तो पेज नंबर 42 पर हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। तो हमने देखा कि 2xy² से जो टर्म्स है, एक टर्म्स दिया है लेकिन उसके साथ में 2x² y होना जरूरी है, तो ये टर्म्स नहीं बनेगा। इधर वाले टर्म्स की बात करें तो e to the power x dy हमारे पास है, y e to the power, एक मिनट, ये y का मल्टीप्लाई शायद मैंने e to the power x में नहीं किया, यहाँ y भी आएगा, y, ये y का जो e to the power x मल्टीप्लाई होगा तो y e to the power x dx लगेगा। तो हमें जब देखने से फॉर्मूले जब हमने सेट किए तो ये दो स्टेप मिलकर यथार्थ अवकल समीकरण का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारा जो सूत्र है वो 10वें नंबर का जो सूत्र है वो सेट हो रहा है। कौन से नंबर का? 10वें नंबर का जो सूत्र आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 42 पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पेज नंबर CBH बुक में पेज नंबर 42 पे 10वें नंबर का जो फॉर्मूला है उसको मैं एक बार बोर्ड पर लिख देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास y e to the power x dx हो और e to the power x dy अगर हमारे पास है, यानी इस टाइप का अगर कोई समीकरण हमारे पास बनता है तो उसका जो समाकलन गुणांक है वो 1/y² होगा। उसका समाकलन गुणांक एक ही दे रखा है, जैसे पहले हमने पढ़े थे x dy minus y dx के 6 फॉर्मूले, यहाँ पर केवल एक ही फॉर्मूला है। अगर इस टाइप का डिजाइन आपके पास बनता है, इस टाइप की कोई फॉर्म आपको बनती है तो उसका समाकलन गुणांक होगा 1/y²। और अगर 1/y² का इसमें मल्टीप्लाई, समाकलन गुणांक किसको कहते हैं? जिस चीज का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर 1/y² का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कौन सा रूप धारण करेगा? ये बनेगा y e to the power x dx minus e to the power x dy upon y। ये रूप धारण करेगा क्योंकि 1/y² का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये किसका डिफरेंशिएशन बन गया है? ये यथार्थ अवकल समीकरण किसका डिफरेंशिएशन है? तो ये डिफरेंशिएशन है e to the power x upon y। ये आपके जो सवाल क्या बोलते हैं, फॉर्मूला नंबर जो 10 है वो अप्लाई मैंने कर दिया है। तो देखिए जरा यहाँ पर, और चेक भी हम करके देख लेते हैं। ये अंश हर का जब फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे डिफरेंशिएशन के लिए, तो पहला फलन यानी y, दूसरे का अवकलन यानी e to the power x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e to the power x dx माइनस दूसरा फलन, तो दूसरा फलन यानी कि अंश e to the power x और हर का अवकलन, तो y का अवकलन dy लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल सही फॉर्म लिखी हुई है। अगर ये स्टेप आपके पास है तो उसका समाकलन गुणांक ये होगा, वो इस रूप को धारण करेगा और डिफरेंशिएशन फिर वो इस टर्म्स को बनेगा, ठीक है। अब हम इसे फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले में देख रहे हैं हम
ये टर्म्स हमारे पास आ चुका है, ये टर्म्स हमारे पास, ये पूरा ये वाला जो टर्म्स है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा हमारे पास बन चुका है। अब हमें किसकी कसर है, 1/y² का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम वो करेंगे। ठीक है, तो उसे करने के लिए हम क्या करें, क्या हमारे सवाल में ही 1/y² दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो y² है इसका भाग दे देते हैं सभी। तो मैंने लिख दिया y² का भाग देने पर, y² का भाग देने पर तो क्या बनेगा, y² का भाग देंगे तो ये तो बनेगा 2x dx, ये तो बन गया 2x dx, और इसमें जब हमने y² का भाग दिया पूरे टर्म्स में तो ये बना e⁻x dy। इसमें एक साथ भाग दे रहा हूं मैं y², और इधर हमारा क्या बनेगा 0, 0 में क्योंकि y² का भाग लगेगा तो 0 ही आएगा, है ना। तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी मैं बात कर रहा था, समाकलन गुणांक 1/y² इसमें अपने आप ही आ चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या टर्म्स आ गया, हमारे पास आया 2x dx प्लस ये जो डिफरेंशिएशन है वो किसका बन गया, d e⁻x अपॉन y, ये डिफरेंशिएशन इसका आ गया, और इजिकल टू में हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास इजिकल टू में चल रहा है 0। ठीक है, अब हम इसका क्या करते थे, जब ऐसा समाकलन गुणांक बन जाता है, यथार्थ अवकल समीकरण बन जाता है, वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं इसका समाकलन करते हैं। तो इसका समाकलन कर देते हैं, 2 कांस्टेंट है, x का अगर समाकलन होगा तो क्या आएगा x² अपॉन 2 प्लस इस डिफरेंशिएशन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या e⁻x अपॉन y बचेगा केवल, इजिकल, और 0 का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर क्या आता है, c आता है। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास फिर फाइनल आंसर क्या आया, हम चाहें तो y का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है yx² आएगा प्लस e⁻x इजिकल cy। ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर, ये फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमारा हो चुका है और हमारा आंसर निकल के आ चुका है yx² प्लस e⁻x, c का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0। तो इस तरीके से समाकलन गुणांक बनाना है, उसका मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हमारे पास फॉर्मूले में ही वो चीज़ होती है, हम उसे सेट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसका क्या कर देते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन बड़े ध्यान से करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब हम प्रश्नावली का ही कुछ और सवाल लेते हैं। प्रश्नावली का लेता हूं मैं। अब ये जो 7th और 8th नंबर के सवाल हैं सिंपल हैं, मैं एक 9th वाला सवाल और ले रहा हूं प्रश्नावली से ही। सवाल है हमारे पास x प्लस 2y² dx अपॉन dy इजिकल टू y। ये सवाल हमें दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सेट करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या टर्म्स में करके आएगा, यहाँ हमारे पास dy का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास x dx प्लस 2y² dx इजिकल टू y dy। ये क्या किया है हमने अभी तक, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई सवाल का किया है, dy का मल्टीप्लाई इधर कर दिया है, सॉरी dy का मल्टीप्लाई इधर कर दिया है और dx का मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दिया। अब हम टर्म्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऐसा टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ, x dx माइनस y dy इजिकल टू, ये वाला टर्म्स उधर पहुंचाएंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का 2y² और dx बन जाएगा। अब इस टाइप की जो कंडीशन है उसको हम चेक करते हैं सवाल में। देखिए यहाँ पर
ये जो सवाल हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है dx dy, इसकी कोई भी फॉर्म सवाल में नहीं बन रही है। x dx यहाँ पर देखिए प्लस होना चाहिए, ये फॉर्म ऐसी है x dx। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। इस सवाल में मिस्टेक ये है हमारी बुक में, एक बार हम चेक कर लें इसको, फिर सेट करते हैं। मुझे सवाल में मिस्टेक यहाँ लग रही है, ये जो dx अपॉन dy दिया है, ये जो है dy अपॉन dx जहाँ तक है होना चाहिए। सवाल में कुछ मिस्टेक है। हम एक काम करते हैं, इस सवाल को dy अपॉन dx से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, और फिर चेक करते हैं कि सवाल में कुछ मिस्टेक है या नहीं, या क्या मिस्टेक है। रिप्लेस करते हैं इसको। ये dx अपॉन dy की जगह पर हम यहाँ dy अपॉन dx अप्लाई करके देखते हैं सवाल में, फिर क्या देखेंगे क्या मिस्टेक है क्या सही है। तो यहाँ अगर dy अपॉन dx करते हैं तो सवाल बनेगा x dy प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू y dx, और इसको हम इधर लेके आए तो ये बनेगा x dy माइनस y dx इज इक्वल टू माइनस का 2y स्क्वायर dx, ठीक है। और y स्क्वायर को इनके अपॉन में पहुंचा दें तो अगला स्टेप क्या बनेगा, x dy y dx अपॉन y स्क्वायर, इधर बनेगा माइनस का 2 dx, ठीक है। एक बार मैं पहले सॉल्व कर दूं, आंसर मैच करा लें, फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ dx अपॉन dy होना चाहिए या dy अपॉन dx होना चाहिए। एक बार फॉर्मूला हम वापस देख लें। फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास x dy माइनस y dx, x dy माइनस y dx और अपॉन y, यानी कि फर्स्ट वाला जो सवाल था हमारा वही बना, जिसका डिफरेंशिएशन होता था माइनस का d x अपॉन y। मैं केवल फॉर्मूले को देखकर लिख रहा हूँ, और यहाँ इंटीग्रेशन कर देते हैं 2, तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, और फिर कांस्टेंट नंबर उसमें जोड़ देंगे हम c। सॉरी, अभी इंटीग्रल नहीं किया है, अभी हमने इधर का भी नहीं किया है, तो अभी dx ऐसे ही छोड़ दें। अब हम इंटीग्रल कर रहे हैं, जो d हटेगा आएगा क्या, माइनस का x अपॉन y आएगा इक्वल टू यहाँ माइनस का 2x आएगा और प्लस कांस्टेंट c आएगा। इसको थोड़ा और सेट करें हम यहाँ पर, तो ये टर्म्स क्या है, ये माइनस का 2x इधर आके काय का बन जाएगा, प्लस का 2x माइनस का x अपॉन y इक्वल टू में चल रहा है c, क्रॉस मल्टीप्लाई 2xy x इक्वल टू cy, क्या माइनस। अब हम थोड़ा आंसर चेक करें, फिर बात करेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। ये था प्रश्नावली का हमारा 9वां सवाल, और 9वें सवाल का जो आंसर है बिल्कुल सही तो आ रहा है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर माइनस का x अपॉन y प्लस 2y आ रहा है इक्वल टू c, हमारा 2x आ रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई माइनरी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर अगर dy से हमारा क्योंकि सवाल सेट नहीं हुआ था, अपॉन में y चल रहा था, तो कोई बात नहीं, एक बार dx अपॉन dy से भी हम चेक कर लेंगे। हमने उसको पूरा नहीं किया था क्योंकि हमने सवाल के अकॉर्डिंग देखा ही नहीं कि आगे वो कौन सा टर्म्स ले रहा है, ठीक है। और x dx और dy से कोई सा सवाल बन भी नहीं रहा था, कोई सा भी स्टेप नहीं बन रहा था। x dy तो हमारा आ नहीं रहा था, हमारा dx आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर dx था, x dx बन रहा था, y dy, तो x dx वाला टर्म्स हमारा कोई सा भी नहीं था। यानी कि सवाल में जो गलती थी वो मैंने सुधार दी है। यहाँ पर dx अपॉन dy नहीं, यहाँ पर dy अपॉन dx होगा, और आंसर जो मैंने यहाँ पर प्रूव किया है यही आंसर सही है, यही आंसर बिल्कुल राइट है, यही आंसर है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली का कौन सा सवाल हो गया, 9th नंबर का सवाल हो गया। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ dy अपॉन dx था, हमने dx का मल्टीप्लाई उधर कर दिया, और इधर x dy वाला टर्म्स y dx वाले टर्म्स, इसको उधर ले जाकर हमने इसको काय का कर दिया है, इसको माइनस का टर्म्स बना दिया है, ठीक है। और अपॉन में y स्क्वायर ले गए, माइनस 2 dx हमने उधर कर दिया। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, ये डिफरेंशिएशन है माइनस का dx अपॉन y का, माइनस 2 dx, इंटीग्रेशन किया तो d हट गया, माइनस x अपॉन y रह गया, माइनस का 2, 1 बचा, 1 का इंटीग्रल किया x और प्लस c कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली के कुछ और सवाल लेते हैं। ये 9th नंबर का सवाल था।
इसमें जो चेंज था वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब हम ले रहे हैं प्रश्नावली का 11वें नंबर का सवाल। 11वें नंबर का सवाल थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, इसको लेते हैं। सवाल है x³ प्लस xy² प्लस a² y dx प्लस y³ प्लस yx² माइनस का a²x dy इज इक्वल टू 0। x³ प्लस xy² प्लस a² y dx प्लस y³ प्लस yx² माइनस a²x dy इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं सवालों का, आएगा x³ dx xy² dx a² y dx प्लस y³ dy yx² dy a²x dy इज इक्वल टू 0। तो हमने अभी तक क्या किया है, सवाल को पुनर्व्यवस्थित कर दिया, केवल मल्टीप्लाई हमने उसका टर्म्स का कर दिया है। तो यहाँ देखिए x³ dx आ गया, xy² का dx में हुआ तो xy² dx आ गया, a² y dx हो गया, y³ का dy में y³ dy, yx² का yx² dy और a²x dy। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। x और y में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इनका मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करें। अब जो टर्म्स हमारे पास बन रहे हैं हम उनको कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, उनको सेट करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं हमारे पास, तो देखिए ये dx वाले टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूं तो देखिए x कॉमन आएगा। अब मैं इन्हीं में से कॉमन क्यों निकाल रहा हूं, इसको ले लेता, इसको ले लेता, या फिर इसको ले लेता, इसको ले लेता। तो ये चीज आपको सेट करना आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी समाकलन गुणांक हैं वो 1/(x² प्लस y² तक है, क्यूब वाले नहीं है, ऐसे क्यूब वाले नहीं है, ठीक है। तो x² y², मैं देखिए इसके साथ में ये ले लेता तो यहां से कुछ कॉमन नहीं निकलता, हमें कॉमन निकालना है। तो इसके साथ अगर मैं ये ले लेता तो इसमें भी कॉमन नहीं निकलता, इसके साथ में ले लेता तो भी कॉमन निकाल के कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक ही टर्म्स कॉमन होता, x y का एक पद बाकी रह जाता। तो हम कॉमन ऐसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाकलन गुणक जो है वो सेट हो सके। तो इन दोनों टर्म्स में से मैंने x कॉमन निकाला, तो फिर अंदर क्या बचा, यहाँ बचा x² dx और यहाँ बचा देखिए y² dx। एक बार इसको मैं टैली कर लूँ, ये क्या कौन सा टर्म्स था, हाँ ठीक है। अब देखिए ये दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन निकाल दिया, ये देखिए बिल्कुल सेपरेट बना है ना, क्योंकि यहाँ से हम dx भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो x² प्लस y² रह जाएगा हमारे पास, जो कि समाकलन गुणक है। ये देखिए a² वाला टर्म्स है, तो ये इसमें से कॉमन निकालें, है ना, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो इसमें से a² कॉमन निकाल सकते हो आप। और ये दो टर्म्स रह गए, इनमें से भी हम कॉमन निकाल देते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं हम y, ये y हमने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बचेगा y² dy प्लस x² dy, ये हमारा कॉमन आएगा। y अगर हम कॉमन निकालें तो ये टर्म्स कॉमन आएगा, प्लस ये प्लस मैंने लगा दिया है, और ये दो टर्म्स हमारे पास रह गए। इनमें से अगर हम कॉमन निकालें तो हमारे पास कॉमन आएगा a² और अंदर बचेगा y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स हमारे पास बचे, ठीक है। तो हमने क्या किया है अभी तक, अभी केवल हमने इसको मल्टीप्लाई किया है आपस में, और फिर समाकलन गुणक के हिसाब से हमने इसको कॉमन निकालने की कोशिश की। तो इसमें से x कॉमन आया, x² dx प्लस ये बचा, y वाले टर्म्स में से y कॉमन निकाल लिया, ये बचा, और a² वाले टर्म्स में से a² हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अब इन पदों को मैं थोड़ा एक बार सेपरेट तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आ रहा है वो हम
थोड़ा अच्छे से लिख दें। देखिए यहाँ से x dx हमारे पास कॉमन है, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन सा टर्म्स? ये वाला टर्म्स। इनमें से हमारे पास dy कॉमन आ रहा है तो हमने लिखा y dy और अंदर हमारा वही बच रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए dy कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर हमारा कॉमन है, अंदर से कुछ भी चीज कॉमन नहीं आ रही तो y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये टर्म्स बन रहा है। तो हमने अभी तक कॉमन निकाला है और अब हम यथार्थ अवकल समीकरण को चेक करने वाले हैं कि हमारे पास कौन सा यथार्थ अवकल समीकरण की फॉर्म बन रही है। देखिए ये जब आप फॉर्मूलों को देखेंगे तो ये कोई भी यथार्थ अवकल समीकरण की फॉर्म नहीं है। जो हमारे पास 10 फॉर्मूले हैं उसमें कोई सी भी नहीं है। ये वाली जो टर्म्स है इसको भी आप देखेंगे, मैच कराएंगे फॉर्मूलों में, तो यथार्थ अवकल समीकरण की फॉर्म ये बिल्कुल नहीं है। ये वाली जो फॉर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आपको 3 फॉर्मूले मैंने इसके बताए हैं स्टार्टिंग के तीनों, और उसमें भी 6-6 पॉइंट है, किसी में 6, किसी में 3, किसी में 1। ये फॉर्म जरूर यथार्थ अवकल समीकरण की फॉर्म है, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है। इसको हम चेक करते हैं। ये कंप्लीट कब बनेगी? जब इसमें समाकलन गुणक का मल्टीप्लाई हो जाए। समाकलन गुणक का मल्टीप्लाई होने के बाद ये फॉर्म जो है हमारी कंप्लीट बनेगी। ठीक है, इसे हम कंप्लीट बनाते हैं और बाकी टर्म्स को हम मिटा देते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन बन गई है उसको हम बोर्ड पर वापस लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। एक बार इस कंडीशन को मैं वापस लिख देता हूं। कंडीशन है हमारे पास x dx और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, प्लस y dy और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर यहां पर कॉमन है। इनमें से बाहर आ गया a स्क्वायर और यथार्थ अवकल समीकरण की फॉर्म बन रही है y dx x dy इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब ये चीज आ गई। ठीक है, और हमने ये चेक कर लिया कि यथार्थ अवकल समीकरण की जो फॉर्म है वो यहां बन सकती है समाकलन गुणक का मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमारे पास जो फॉर्मूले हैं हम उस पर गौर करते हैं कि y dx और x dy से रिलेटिव कौन सा है। तो हमने देखा जो माइनस वाला टर्म्स है वो पहला वाला ही है, y dx माइनस x dy। मैं उसे बोर्ड पर लिख रहा हूं कि वो क्या फॉर्म थी। वो फॉर्म थी x dy माइनस y dx। ये हमारा यथार्थ अवकल समीकरण है और इसके साथ में 6 पॉइंट दिए हुए हैं। क्या? समाकलन गुणांक के 6 पॉइंट हैं। या तो 1/x स्क्वायर, दूसरा पॉइंट है 1/y स्क्वायर, तीसरा पॉइंट है 1/xy। ठीक है, 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा जो पॉइंट है वो है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पांचवा जो पॉइंट है वो है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम। 6 नंबर का जो पॉइंट है 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सातवां जो पॉइंट है 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको 7 पॉइंट दिए हैं, एक्चुअली में ये 6 ही हैं। ये 2 टाइप से इसको सेट किया जा सकता है, इसलिए 2 टाइप बना दिए हैं। तो हमारे पास 6 कंडीशन है 1/x स्क्वायर की, 1/y स्क्वायर की, 1/xy की, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, फिर 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की और 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समाकलन गुणक की जो भी कंडीशन बनेगी वो सवाल के अकॉर्डिंग बनेगी। हम अपनी मर्जी से 1/x स्क्वायर या 1/y स्क्वायर या 1/xy नहीं लगा सकते। अब यहाँ देखते हैं कि समाकलन गुणांक की जो कंडीशन बन रही है वो यहाँ बन रही है y dx माइनस x dy। तो यहाँ पर तो समाकलन गुणांक के लिए कोई भी पॉइंट है नहीं हमारे पास। जब हम पहले पद की बात करते हैं और दूसरे पद की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ना तो 1/x स्क्वायर है, ना 1/y स्क्वायर है और ना ही 1/xy। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अब बची हमारे पास यहाँ की 4 कंडीशन। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो समाकलन गुणांक है वो है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमने हमारी कंडीशन में देखा तो हमारे पास भी यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और दूसरे टर्म्स में भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ से हमने पकड़ की कि हमारा समाकलन गुणांक जो होना चाहिए वो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए। या तो ये ले लें या 5th नंबर का ले लें, दोनों सही है। 6 में क्या होता है, माइनस आ जाता है, हमारे पास माइनस नहीं है। और 7 तो बिल्कुल ही डिफरेंट है क्योंकि x बाहर है, ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास अंडर रूट में अभी अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, तो हमारे पास समाकलन गुणांक का हमें पता चल गया कि समाकलन गुणांक क्या बन सकता है, 1/x² प्लस y² बन सकता है। और इसका समाकलन गुणांक हम बनाते हैं, क्या करते हैं, हम क्या लिख दें, या तो हम ये लिख दें x² प्लस y² का भाग देने पर, ये देखिए भाग दे देते हैं, तो यहां भाग दे दिया तो क्या बनेगा, केवल x dx, x² प्लस y² का भाग लगेगा x², ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर अगला स्टेप क्या बनेगा, y dy, यहां से भी x² प्लस y² जो है वो गायब हो जाएगा, यहां पर क्या बनेगा, a² y dx माइनस x dy अपॉन x² प्लस y², और इजिकल टू में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ठीक है, चलिए अगली कंडीशन, अब क्या बनाना है, x dx, अब हमने ये समाकलन गुणांक का मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब ये कौन सी फॉर्म को ग्रहण कर रहा है वो देखते हैं, ये किसका इंटीग्रेशन बन रहा है। तो हमने देखा 1/x² y² जो है tan इनवर्स का बनता है, x dy माइनस y dx, हमारे पास जो है वो है y dx माइनस x dy, उसमें माइनस बाहर होना चाहिए, यानी सबसे पहले हम इस प्लस की जगह पर तो क्या लगा दें, माइनस लगा दें। देखिए एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा सेट किया है इन्होंने कि माइनस के टर्म्स का, माइनस का y dx x dy हो तब आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तो y dx तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये आएगा d tan इनवर्स x अपॉन y है, और इधर क्या चल रहा है हमारे पास, ये एक बार इसको हम वापस चेक कर लें, क्योंकि इसके दो फॉर्मूले हमारे पास दिए हैं, एक दिया है x dy माइनस y dx, तो हमारे पास x dy माइनस y dx नहीं है, हमारे पास है y dx माइनस x dy, y dx माइनस x dy, वो भी माइनस में होना चाहिए वो टर्म्स। अब ये माइनस क्यों लगाया है, ये थोड़ा से डिफरेंस वाली चीज है, अभी तो हम सवाल को सेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें साफ तरीके से ऐसा लिखा हुआ है, देखिए ऐसा लिखा है माइनस y dx माइनस x dy अपॉन x² y², ये जो माइनस है वो यहाँ दिया हुआ है, तो ये समझ में नहीं आ रहा बुक में देखने से, ये माइनस यहाँ पर है या इसके साथ में है। अब इसके साथ में हुआ तो ये माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, तो पॉजिटिव तो हमारे पास है नहीं, इसका मतलब ये बाहर माइनस हो सकता है, और इसका जो आंसर दिया है माइनस का d tan इनवर्स x अपॉन y दिया, तो यहाँ देखिए ये टर्म्स तो हमारे पास है ऐसा का ऐसा, तो ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो tan इनवर्स xy बचेगा, वही लिखा है मैंने। अब अभी तो हम बुक के हिसाब से लिख रहे हैं जो बुक में लिखा है, फिर बाद में आंसर में देखेंगे कि ये माइनस यहाँ पर है या यहाँ पर है या कुछ अदर है। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने ये तो लिख दिया कि डिफरेंशिएशन ये किसका है, tan इनवर्स x अपॉन y का है, और हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ से चेक कर लेते हैं अपन, अगर tan इनवर्स x अपॉन y का हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, 1/1 प्लस x² अपॉन y², ये आएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x², x अपॉन y का होगा तो क्या आएगा y², हर अंश का अपकलन गुणांक अंश हर का अपकलन गुणांक, ये टर्म्स आएगा। इसको हम चेक कर लें थोड़ा सा, यहाँ मैं एक ले लूंगा, एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा y² प्लस x², जो अपॉन में y² आएगा, जो एलसीएम ले नहीं पाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म्स आ जाएगा y dx माइनस x, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। ये हमने यहाँ से चेक कर लिया, क्या करके, डिफरेंशिएशन करके, यानी कि ये जो मैंने टर्म्स लिखा है tan इनवर्स x अपॉन y बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, तो डिफरेंशिएशन हमने बता दिया, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन बड़े आराम से होगा, क्योंकि ये पूरा x का टर्म्स है, ये पूरा y का टर्म्स है, और ये तो हो ही गया यथार्थ में कंप्लीट। तो इसका अगर हम इंटीग्रल करते हैं तो क्या आएगा, x² अपॉन 2 आएगा, इसका करें तो क्या आएगा, y² अपॉन 2 आएगा। ठीक है, और इसका करें तो a², d से इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, क्या आएगा, tan इनवर्स x अपॉन y, और कांस्टेंट नंबर क्या आएंगे हमारे पास, कांस्टेंट नंबर हमारे पास c आएगा। हम इसको c1 कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो अब हमारे पास क्या एक स्टेप और लिख दूं मैं, x² प्लस y² लिख दिया हमने, प्लस
2, या फिर 2 को यहीं छोड़ दें, वहां c रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही आंसर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दें, tan इनवर्स x अपॉन y इजिकल टू c कर दें, c1 लिखने की जरूरत नहीं, कैसे भी सेट कर सकते, 2 का मल्टीप्लाई भी उधर कर सकते हैं, 2c1 को आप c पुट कर सकते हैं। ये चीज मैं डिफरेंशिएशन में अवकल समीकरणों में पूरे में बता चुका हूँ कि कांस्टेंट नंबर से मार्क्स नहीं काटते हैं, कांस्टेंट नंबर आप कुछ भी जोड़ दें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, सवाल कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं था, सवाल को हमने बिल्कुल सेट किया है। ये देखना है आपको विशेष रूप से कि कॉमन कैसे निकालें, कॉमन का जो प्रोसेस है वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, तो कॉमन चीज़ बिल्कुल सही निकालेंगे और ये देखेंगे कि यथार्थ अवकल समीकरण कहाँ कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे के सवाल लेते हैं। 11वें नंबर का सवाल था ये आपकी एक्सरसाइज का, 12वें नंबर का सवाल लेते हैं, देखते हैं सवाल में क्या खूबी है। सवाल है 12वें नंबर का, x और dx प्लस y dy प्लस x dy y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजिकल टू 0। ये सवाल हमें दिया हुआ है, ठीक है। सवाल है x dx, एक बार टैली कर लें हम सवाल को, x dx प्लस y dy प्लस x dy माइनस y dx प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सही सवाल। अब हम थोड़ा सा टैली करें कि हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन क्या स्टार्टिंग में ही बन रहा है क्या, क्योंकि ये देखने से मेरे को लग रहा है कि ये स्टार्टिंग में ही बन रहा है। इसको हम थोड़ा देख लें ये क्या सेट हो रहा है। x dx है हमारे पास और x dx का जो सूत्र है वो तीसरे नंबर का है, x dx y dy, लेकिन अपॉन में 0 की पावर को सेट करना पड़ेगा, ये देख लेंगे। अच्छा ये वाला कोई टर्म्स बन रहा है क्या, इसको देख लेते हैं, x dy माइनस y dx, और ये बिल्कुल ठीक है, ये tan इनवर्स का टर्म्स बन जाएगा। तो देखिए ये दोनों ही अवकल समाकलन गुणांक जो दिए हैं उनको मैं एक बार आपको चेक करवा देता हूं। देखिए ये वाला तो अभी हमने पढ़ा है, x dy, इसको लिख देता हूं मैं एक बार, x dy माइनस y dx और अपॉन में जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, ये वाला टर्म्स तो हम पढ़ चुके हैं। ये वाले टर्म्स के लिए तो जो डिफरेंशिएशन था वो था d tan इनवर्स x अपॉन y, अभी हमने पढ़ा है, सॉरी y अपॉन x, y वो हमारा उल्टा था, मैंने आपको बताया था, x dy y dx का होता है d tan इनवर्स y अपॉन x। तो इसका तो हमें पहले से ही पता है, ये तो पहले से ही सेपरेट करके आपको दिया हुआ है, तो इसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम चर्चा कर रहे हैं इसके स्टार्टिंग वाले पद की, यानी पहले वाले पद की, किसकी, x dx प्लस y dy। तो इसका जो टर्म्स बनेगा हम उसका फॉर्मूला ले रहे हैं, तीसरे नंबर का जो फॉर्मूला सेट है हमारे पास, एक बार फॉर्मूले को आप चेक कर लें। फॉर्मूला है x dx प्लस y dy और इसके लिए जो समाकलन गुणांक बना रखा है, देखिए इसको ध्यान से समझना थोड़ा, इसके लिए समाकलन गुणांक बनाया, वो बनाया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर n, nवे टर्म्स के लिए बना दिया है डायरेक्ट, क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर n बना दिया है। और उसका जो फॉर्मूला है, जो मतलब कंडीशन है, मतलब ये किस रूप को ले लेगा और फिर उसका आंसर क्या होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बनेगा, x dx y dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर है, ये बिल्कुल ऐसा फॉर्म बनेगा, या अपॉन में आ जाएगा। और इसका जो आंसर दिया है nवे टर्म्स के लिए वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आंसर है d, यानी डिफरेंशिएशन किसका, वो सूत्र है माइनस के 1 अपॉन 2 n माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर n माइनस। ये सूत्र हमें दिया हुआ है कि ये जो अवकलन बनेगा वो इस फॉर्मूले के लिए बनेगा जहां n डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, n का मान 1 नहीं होना है, क्योंकि 1 हो जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, नेगेटिव मान ले, सॉरी इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। तो इस टर्म्स की तो हम बात कर चुके, इसका तो हमारे पास डायरेक्ट है डिफरेंशिएशन, क्या, d tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक है। इसको हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला है x dx प्लस y dy,
लेकिन इसके लिए हमारे पास जो समाकलन गुणांक है वो ये होना चाहिए, और हम देख पा रहे हैं कि ऐसा समाकलन गुणांक हमें कहीं से मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसकी पावर कितनी है, n, यहां पर तो कुछ नहीं है। तो देखिए मैं इसको सेट करके बता रहा हूं, क्या हम इसके नीचे सवाल में क्या हम इसके नीचे ऐसा लिख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 0, क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1, किसी की भी पावर होती है 0 तो उसका मान कितना हो जाता है 1। तो ये टर्म्स था, इसके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं। तो अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, इस फॉर्म में बन गया ये हमारे पास, देखिए इस फॉर्म में बन गया x dx प्लस y dy, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर n, तो हमारे पास पावर कितनी है 0, n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये इस टर्म्स में आएगा। तो इस आंसर में n की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं 0 पुट कर रहे हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसमें हम n की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 0 पुट कर रहे हैं। तो देखिए इस टर्म्स को मैं मिटा देता हूं और इस सवाल को यहां सेट करते हैं, देखिए सॉल्व। तो इसके लिए आंसर क्या बन रहा है, देखिए d माइनस का 1/2 n माइनस 1 यानी 0 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर n माइनस 1 यानी 0 माइनस 1। ये स्टेप आ गया। हमने क्या करा, केवल इस फॉर्मूले में n की जगह पर क्या पुट कर दिया 0 पुट कर दिया, वही इंटीग्रेशन कर दिया है, सॉरी डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। प्लस, और ये तो हमारे पास पहले से ही था d tan इनवर्स, किसका आया था, ये x/y का आया था, और इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा 0। ये हमारा d tan इनवर्स x/y आया था, ये तो पिछले सवाल में, और ये हमारे पास अब आया है। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन की साइन है दोनों जगह पर, ये दोनों डिफरेंशिएशन की साइन हट जाएंगे, तो फिर आएगा क्या हमारे पास, देखिए क्या आएगा, माइनस का 1/0 में से माइनस बन गया तो -1 यानी माइनस का 2 आ गया। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी आ रही है, इनवर्स आ रही है, ये -1 आ गई, ठीक है। इधर हमारे पास क्या चल रहा है, इधर चल रहा है हमारे पास tan इनवर्स x/y, और उधर कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या आएगा c। अब इसको थोड़ा सा सेट करना, देखिए ये माइनस से ये वाला टर्म्स माइनस कैंसिल करा तो ये तो हो गया प्लस का, ठीक। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी है, इनवर्स है, इनवर्स का मतलब ये ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम क्या लिख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में आएगा आपका 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, और इधर क्या चल रहा है आपका tan इनवर्स x/y इज इक्वल टू c, ठीक है। तो ये हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर निकल के आया है। तो हमने क्या किया, यहां पर कंडीशन के हिसाब से हमने उसकी टर्म्स बनाई, n टर्म्स था, n टर्म्स का फॉर्मूला हमें मालूम था, इसके नीचे कुछ नहीं था, तो n की पावर हमने कितनी ले ली, n की वैल्यू क्या ले ली 0, फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, और केवल कैलकुलेशन करना है। समाकलन गुणांक आने के बाद, समाकलन गुणांक का मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास ज्यादा कुछ बाकी नहीं रहता, आपको केवल फॉर्मूले में सेट करना होता है, और जो d की फॉर्म में बन गए यानी वो किसका डिफरेंशिएशन है, उसके बाद केवल इंटीग्रेशन करना होता है। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास जो आंसर आना था वो अपने आप ही सेपरेट हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर आपको साइड में लिखना है। दूसरी बात, कांस्टेंट नंबर में जब हम 2 का 3 का 4 का किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको बाद में C1 नाम देकर C ही पुट कर सकते हैं, वहां पर कोई भी कैलकुलेशन में गलती नहीं मानी जाती। या फिर आपका जो कैलकुलेट आ रहा है आप वहीं पर छोड़ दें और इक्वल टू में C लिखे रहें तो भी कोई गलती नहीं है। ये आंसर आपको डिफरेंट तरीके से मिल सकते हैं सॉल्यूशन में, लेकिन आप ये देखें कि मेन जो फंक्शन है हमारे पास वो सही आ रहा है या नहीं। 10 कांस्टेंट नंबर की यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता, कांस्टेंट नंबर का वो जो डिजिट है वो चेंज कर सकते हैं, कहीं पर भी उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट नंबर सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं 2 की जगह आप 3 कर दें, 3 की जगह 4 कर दें, ऐसा नहीं। कांस्टेंट नंबर जो आ रहा है उसको आने दें, उसको C में अप्लाई कर देते हैं और उसको नेक्स्ट आगे के लिए बढ़ा देते हैं। आप कैसे भी उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बचे 2-3 सवाल 2-4 सवाल हैं, इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।